नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक भारत के वैदेशिक क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है विदेशी ऋण। दूसरा टॉपिक है अल्प अवधि ऋण और दीर्घ अवधि ऋण। आप लोग सुनते रहते होंगे, हमेशा करंट अफेयर वगैरह जब पढ़ते हैं तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती रहती है। तो क्या होता है इसको देखेंगे, विदेशी ऋण क्या होता है देखेंगे। तीसरा बिंदु ये है कि विदेशी ऋण एवं विदेशी सहायता क्या होता है। विदेशी ऋण और विदेशी सहायता क्या होता है। रुपया ऋण क्या होता है, रुपी डेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय ऋण एवं बहुपक्षीय ऋण क्या होता है। और है विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो भारत के वैदेशिक क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहे हैं। और एक्सटर्नल सेक्टर भारत के अंदर किस तरह की भूमिका निभाता है वो सभी चीज़ें हम लोग पीछे देखते आए हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे हम लोगों को, और ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो विदेशी ऋण में एक्सटर्नल डेप्ट पढ़ेंगे। आप लोग जैसा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है आसानी से समझ जाते होंगे ये क्या है, ये किस चीज़ की बात हो रही है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इसको भी देखना ज़रूरी है कि हम लोग क्यों पढ़ें इसको, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ। हमारे दिमाग में चीज़ें बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, बहुत स्पष्ट तरीके से, तभी हम किसी चीज़ के बारे में आसानी से समझ पाएंगे और उसको जब कहीं लिखना होगा तो उसको लिख पाएंगे। तो चलिए देखिए, विदेशी ऋण यानी एक्सटर्नल डेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो विदेशी ऋण सामान्य भाषा में अगर हम लोग विदेशी ऋण कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, विदेशों से ऋण ले रहे हैं तो ये विदेशी ऋण है। किसी देश से ऋण ले रहे हैं या बाहरी किसी संस्था से ऋण ले रहे हैं। भारत मान लीजिए ले रहा है ऋण किसी संस्था या देश से, तो उसे विदेशी ऋण कहेंगे, एक्सटर्नल डेप्ट कहेंगे हम लोग उसे। ये ऋण जिस मुद्रा में प्राप्त किए जाते हैं ब्याज सहित उसी मुद्रा में चुकाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण लाइन होगी इस चीज़ को समझने के अलावा कि विदेशी ऋण होता क्या है। तो विदेशी ऋण में सामान्य सी चीज़ें मैंने बता दिया आपको कि किसी संस्था या किसी बाहरी देश से हम ऋण ले रहे हैं। और ऋण क्यों लेता है कोई देश ऋण क्यों लेता है, विकासात्मक कार्यों को पूर्ण करने के लिए। बहुत से देश ऐसे हैं जो विकसित हैं और बहुत से ऐसे देश हैं जो विकासशील या अल्प विकसित हैं। तो अल्प विकसित और विकासशील देश अपने देश में विकासात्मक कार्यों को पूर्ण करने के लिए या विकास के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए बाहरी देशों से जो ऋण देने में सक्षम है या किसी बाहरी ऐसी संस्था से जो ऋण देने में सक्षम है या ऋण देने का कार्य करती है उससे ऋण लेते हैं, उसको हम लोग विदेशी ऋण के अंतर्गत रखते हैं। उसके अलावा जो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिस मुद्रा में हम ऋण लें, हम डॉलर में ले रहे हैं ऋण तो हमको डॉलर में ही चुकाना होगा। अगर हम रुपए में ऋण ले रहे हैं तो रुपए में ही चुकाना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये ऋण जिस मुद्रा में प्राप्त किए जाते हैं ब्याज सहित उसी मुद्रा में चुकाए जाते हैं। ब्याज सहित ब्याज चुकाना होता है, ठीक है। हाँ, अब ये ब्याज दरें आसान हो सकती हैं, ये ब्याज दरें कठिन हो सकती हैं। कठिन का मतलब क्या है कि ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ब्याज दरें आसान का मतलब ये है कि ब्याज दरें बहुत सस्ती होंगी। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि विदेशी ऋण होता क्या है। अभी कहाँ इस्तेमाल करना है विदेशी ऋण, कहाँ हमारे किस महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी को समझने विदेशी ऋण जैसे शब्दों का इस्तेमाल जहाँ होना है वहाँ हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट बिंदु ये है अल्प अवधि ऋण तथा दीर्घ अवधि ऋण। हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्प अवधि ऋण और दीर्घ अवधि ऋण यानी शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट। अभी हम विदेशी ऋण की बात करें, लेकिन इसके अंदर अब चीज़ें हैं कि हम ऋण किस तरह से ले रहे हैं। हम बहुत लंबे समय के लिए ऋण ले रहे हैं कि छोटे समय के लिए ऋण ले रहे हैं। तो जब विदेशी ऋण की अवधि 1 वर्ष तक हो या 1 वर्ष से कम, वैसे 1 वर्ष तक ही होती है, 1 वर्ष से कम क्या होती है, 1 वर्ष तक हो, मतलब 1 ईयर के लिए ऋण ले रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्प अवधि ऋण यानी शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं। यदि हम विदेशी ऋण को 1 वर्ष से अधिक के लिए ले रहे हैं तो इसे हम लोग दीर्घ अवधि ऋण कहते हैं। भारत के अंदर जो बैंकों से हम लोग ऋण लेते हैं उसकी परिभाषा भी कुछ ऐसी ही होती है कि जब अल्प अवधि ऋण हम लोग दीर्घ अवधि ऋण कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए जब ऋण ले रहे हैं तो 1 वर्ष के लिए, और जब 1 वर्ष से अधिक के लिए ले रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म ऋण के अंतर्गत रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिंदु ये है कि विदेशी ऋण और विदेशी सहायता क्या होती है। अब विदेशी ऋण हम लोग यहाँ देख चुके हैं, विदेशी सहायता एक्सटर्नल एड क्या होता है समझें इसको। जब हम ब्याज दर एवं आसान शर्तों पर
कम ब्याज दर, ध्यान दें, कम ब्याज दर या आसान शर्तों पर ऋण मिलता है तो उसे विदेशी सहायता कहते हैं। सहायता मतलब कि आसान शर्तों पे, मतलब कुछ ऐसे टर्म और कंडीशन जो आपको फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाए, आप आसानी से ऋण को चुका सकें। या उसमें कुछ ऐसी कंडीशन लगाएगी कि आप ये पहले चुकाते तो आपको इतना फायदा मिलेगा, या आगे भविष्य के लिए आपको इतना ऋण और ज़्यादा मिल सकता है। या आप पहले चुकाएंगे तो आपके ऋण जहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 10% जा रहे ब्याज दरें थी, वो अब 5% या 50% आपको देना पड़ेगा अगर आप 2 महीना पहले चुका देंगे तो, या 6 महीने पहले चुका देंगे तो आपका 5 का 2.5% पे ही ऋण आपको 5% ब्याज दर से ही आपको ऋण चुकाना होगा। इस तरह से कुछ हो जाए तो ये आसान शर्तों सब कहते हैं, जिसे बोलते हैं विदेशी सहायता। उसे क्या बोलेंगे? विदेशी सहायता बोलेंगे। वहीं जब विदेशी ऋण जब हम लोग लेते कहते हैं हम विदेशी ऋण ले रहे हैं, मतलब कि कठिन शर्तें होंगी, उच्च ब्याज दरों पर ऋण मिलता है तो उसे विदेशी ऋण या विदेशी वाणिज्यिक ऋण कहते हैं। वाणिज्यिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विदेशी ऋण या विदेशी वाणिज्यिक ऋण कह रहे हैं हम लोग। अब वाणिज्यिक कहेंगे सर विदेशी ऋण कह लीजिए, वाणिज्यिक क्यों कह रहे हैं? विदेशी वाणिज्यिक ऋण की बात वही कहिए ना कि हाँ ठीक है विदेशी ऋण है, सीधी सी बात है कि कठिन शर्तों पर है, ठीक है। लेकिन वाणिज्यिक से ये परिभाषा जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं शब्दों को विदेशी वाणिज्यिक, तो ये परिभाषा समझने में और हमको आसानी हो जाती है जब हम इस बात को समझे कि विदेशी वाणिज्यिक ऋण मैंने लिख रखा है यहाँ पर। वाणिज्यिक का मतलब कॉमर्शियल पर्पस है, कमाने के पर्पस से ही ऋण दिया जा रहा है कि भाई आप अपना देश का विकास करिए, ठीक है हमको अच्छी बात है आप विकास करिए, लेकिन आप ब्याज दरें तो ज़्यादा रहेगी जिससे कि हमको प्रॉफिट होगा। कोई भी हम कहते हैं बैंक है, और बैंक कैसा है? कॉमर्शियल बैंक है। बैंक कैसा है? कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है अपना मुनाफा लेके चल रही हैं, मतलब मुनाफा कमा रही है, वाणिज्यिक पर्पस से वो बैंक खोले गए हैं, ठीक है। लेकिन उसी बैंकों में जब हम ब्याज दरें कुछ सहायता के आधार पर अगर हम देने लगें, आसान शर्तों पर देने लगे, या ना के बराबर हम ब्याज लेने लगे, जैसे सरकारें जो करती हैं, ऋण के लिए कुछ सुविधाएं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब वर्ग के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए जब ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है, बिल्कुल आप ऋण ले लीजिए, ऋण चुका दीजिए, बस ब्याज मत दीजिए, तो इस तरह की सहायता के अंतर्गत हम लोग काउंट करते हैं। उसी तरह से विदेशी ऋण के अंदर भी 2 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें हम लोग सीधे कह लें विदेशी वाणिज्यिक ऋण, और एक कह लें हम विदेशी सहायता। विदेशी सहायता मतलब आसान शर्त, कम ब्याज। जब वाणिज्यिक ऋण कह रहे हैं तो कठिन शर्तें हैं और ब्याज दरें भी अधिक हैं। तो इस तरह से हम समझ लेंगे, बहुत सामान्य सी परिभाषा है। रुपया ऋण कहते हैं। रुपया ऋण क्या होता है? रुपी डेप्ट। जब ऋण का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं करके रुपए में ही करना पड़े, उसे रुपया ऋण कहते हैं। सिंपल सी बात कि हम भुगतान तो करेंगे, भुगतान तो वो करना है, लेकिन विदेशी मुद्रा में नहीं करना है, रुपए में करना है, तो उसे हम लोग बोल रहे रुपया ऋण। सिंपल सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु है द्विपक्षीय ऋण और बहुपक्षीय ऋण क्या होता है। अब ऋण तो हमने ले लिया काफ़ी, विदेशी ऋण ले लिया, विदेशी सहायता ले लिया, अल्पावधि के लिए ले लिया, दीर्घ अवधि के लिए ले लिया। रुपया ऋण क्या होता है समझ गए। लेकिन अब कितने तरीके से ऋण लिया जाता है? बहुपक्षीय ऋण ले रहे हैं, मल्टीलेटरल डेब्ट कह रहे हैं। द्विपक्षीय ऋण ले रहे हैं, बायलेटरल डेब्ट कह रहे हैं। बायलेटरल मतलब 2 लोग हैं, मल्टीलेटरल मतलब कई लोग इन्वॉल्व हैं ऋण देने के लिए, कई लोगों से ले रहे हैं ऋण, तो मल्टीलेटरल हो गया। बायलेटरल मतलब 2 लोग, मतलब कि एक देश दे रहा है ऋण और एक देश ऋण ले रहा है। एक संस्था कोई एक देश को दे रही है, एक संस्था या कोई किसी देश से ले रही है ऋण, तो उसे हम लोग द्विपक्षीय ऋण मतलब 2 ही पक्ष इन्वॉल्व हैं, 2 लोग इन्वॉल्व हैं अगर व्यक्ति के तौर पर देखें तो जब एक देश की सरकार या किसी संस्था को किसी दूसरे देश की सरकार या संस्था से ऋण मिलता है तो उसे हम लोग द्विपक्षीय ऋण करते हैं। मतलब सीधे कह सकते हैं 2 पक्ष लगे हुए हैं ऋण के आदान प्रदान में। जब किसी देश को विश्व बैंक, समझ लें बिल्कुल यही चीज़ समझनी है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संस्थाओं से ऋण मिलता है तो उसे बहुपक्षीय ऋण कहते हैं। बहुपक्षीय ऋण कहेंगे मतलब कि विश्व बैंक से अगर आप ऋण ले रहे हैं, मान लीजिए भारत ले रहा है, विश्व बैंक से ऋण ले रहा है, तो आप तो कहेंगे कि एक ही संस्था तो है। IMF से ले रहे हैं तो आप तो कहेंगे एक ही संस्था तो है। ADB से ले रहा है तो एक ही संस्था तो लग रही है इस ऋण, तो इसको द्विपक्षीय क्यों नहीं बोलते, इसे मल्टीलेटरल क्यों बोल रहे हैं?
मल्टीलेटरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एडीबी में कई देश हैं, कई देशों ने इसमें अपनी सदस्यता ले रखी है। ठीक है, तो इससे जब हम लेते हैं तो उन देशों की तरह से सहमति होती है कि हाँ आप ऋण दे रहे हैं, तो इसीलिए इसको बायलैटरल ना कहकर इसे मल्टीलेटरल कहा गया है। यानी बहुपक्ष मतलब कि ऋण देने में बहुत से पक्ष इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे बायलैटरल। तो ध्यान दें, अगर कहीं लिखा है कि भारत या कोई देश विश्व बैंक, IMF, ADB जैसी संस्थाओं से ऋण ले रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एक संस्था, मैंने कहा था ऊपर, तो एक संस्था से ऋण ले रहे हैं तो बायलैटरल हो गया। इसका मतलब ये कि इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कई देश इन्वॉल्व हैं, कई देशों की सदस्यता है इनके अंदर, इन संस्थाओं के अंदर। इसका मतलब उनकी सहमति है कि आपको ऋण दिया जाए, तो कई देश इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब वो मल्टीलेटरल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कई पक्ष जहाँ लगे हों वहाँ पर हम लोग मल्टीलेटरल डेब्ट कहेंगे। अब आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप है यहाँ पे, एक है FDI, एक है FEI। लेकिन पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है, तो ये बात बिल्कुल उसी तरह से समझना है जिस तरह से हम लोगों ने विदेशी ऋण समझा था। विदेशी ऋण क्यों ले रहे थे? विकासात्मक कार्यों के लिए। उसी प्रकार विदेशी निवेश की भी जरूरत होती है विकासात्मक कार्यों के लिए। दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी देश के अंदर विकासात्मक कार्यों को संपन्न करने के लिए। अगर भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर विकासात्मक कार्यों को करने के लिए हम विदेशी निवेश लाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं, और विकासात्मक कार्यों करने के लिए हम लोग विदेशी ऋण भी लेते हैं। लेकिन अब चूंकि हम विदेशी निवेश की बात करें तो विकासात्मक कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई देश या भारत की बात कर लें कि जब हम अपने विकासात्मक कार्यों को संपन्न करने के लिए घरेलू संसाधनों, समझे, घरेलू संसाधनों से धन नहीं जुटा पाते, घरेलू संसाधन या पर्याप्त ना हो। घरेलू संसाधन मतलब भारत की बात करें तो भारत की बाउंड्री में इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम विकासात्मक कार्यों को संपन्न कर सके, इतना धन नहीं है, या इतने जो जैसे ह्यूमन सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन सोर्स नहीं है, या हम खदानों की बात कर लें तो इतने खदान नहीं है, या खाद्यान्न की बात करें तो इतने खाद्यान्न नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विदेशी ऋण लेंगे या फिर विदेशी निवेश लेंगे। लेकिन हम विदेशी निवेश को विकासात्मक कार्यों को अच्छे से पूर्ण करने के लिए विदेशी निवेश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तुलना में कि विदेशी ऋण हम लें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विदेशी ऋण लेते हैं तो हमें ब्याज भी चुकाना होता है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं भारत के अंदर या कोई देश इन्वेस्टमेंट लाता है तो वो क्या करता है, उसे ऋण नहीं चुकाना होता है, बल्कि उसमें लाभ में भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है जो इन्वेस्टमेंट लेके आता है किसी देश में। तो लाभ में भागीदारी होती है, किसमें भागीदारी होती है? लाभ में भागीदारी होती है, ना कि उसको ऋण चुकाना। यहाँ पर तो ऋण चुकाना और ऋण चुकाने के साथ उस ऋण पे जो ब्याज लगा उसको चुकाना एक तरह का नुकसान सहन करना होता है किसी देश के द्वारा, हालांकि उसके विकासात्मक कार्यों में तरह से रोड़ा होता है वो, लेकिन उसको ब्याज चुकाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर लाभ हो रहा है और उस लाभ, इससे ये पता चल रहा है कि लाभ तो हो ही रहा है ना, उस लाभ में हिस्सेदारी दे रहे हैं हम। मतलब कि हमें कुछ, भाई हमको 10% का लाभ हुआ तो ठीक है भैया 2% आप ले लीजिए या 3% ले लीजिए, लेकिन हमको लाभ तो हो रहा है ना, यहाँ सुनिश्चित हो रहा है कि लाभ हो रहा है हमको। इसका मतलब हम विकास कर रहे हैं, भले ही धीमी रफ्तार से कर रहे हैं, लेकिन जब ऋण चुकाना पड़ता है तब ये सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं हम लोग स्पष्ट तौर पे कि विकास हो भी रहा है कि नहीं, किसी भी ऋण ही चुका रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो विदेशी निवेश किसी भी देश के विकासात्मक कार्यों के लिए हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जिसके अंदर के 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। एक FDI पढ़ते हैं, एक FPI पढ़ते हैं, जिससे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं FDI को, और FPI को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। होता क्या है दोनों का मतलब, यदि विदेशी निवेशक जो निवेश करने आ रहा है, कंपनी या कोई संस्था, विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदार बन जाए। मतलब कोई विदेशी निवेशक आया यहाँ पर
किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा और उसके निदेशक मंडल के अंदर वो प्रत्यक्ष भागीदार बन जाए, लेकिन शेयर कितना हो, कंपनी का कितना शेयर प्राप्त कर ले, 10% या उससे अधिक, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा बिंदु यह है कि यदि किसी विदेशी निवेशक या संस्था द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं या कम शेयर प्राप्त हों उसे 10% से कम, तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, एफपीआई कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विदेशी संस्थाओं। अब यहां पर देखेंगे एफपीआई दो प्रकार की है, यहां पर 2 टाइप्स ऑफ एफपीआई। इंपॉर्टेंट, एफपीआई पोर्टफोलियो निवेश के अंदर ही हम दो प्रकार की कैटेगरी लेके आ गए हैं यहां पर। क्या कि विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को पात्रगत या अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश यानी क्यूएफआई कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई संस्था अब यहाँ पर दो टर्मोलॉजी ध्यान देंगे। जब हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, जब हम यहाँ विदेशी निवेशक कह रहे हैं, तो यहाँ स्पष्ट कर दें कि दो तरह के निवेशक हैं यहाँ पर। एक तो कोई संस्था आके इन्वेस्टमेंट कर दे या कोई व्यक्ति आके इन्वेस्टमेंट कर ले, शेयर खरीद ले। तो जब कोई संस्था शेयर खरीदती है तो उसे हम लोग बोलेंगे एफआईआई, जिसे हम लोग बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और जब कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत तौर पर शेयर प्राप्त करे तो उसे हम लोग बोलेंगे पात्रगत अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे उसे। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एफपीआई कितने प्रकार का है, तो आप कहेंगे एफपीआई दो प्रकार का है। एक बोलते हैं एफआईआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और एक है क्यूएफआई यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसे। क्यूएफआई मतलब कोई व्यक्ति विशेष आ रहा है, शेयर खरीद रहा है, और एफआईआई कोई संस्था आ रही है लेकिन पोर्टफोलियो के अंतर्गत आ रही है, 10% से कम का शेयर प्राप्त कर रही है। तो क्या दोनों ही चीज़ें भारत के अंदर है? हाँ बिल्कुल, दोनों ही अंदर है। भारत के अंदर दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, एफडीआई का भी, एफपीआई का। लेकिन अच्छा कौन सा है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन है? तो आप कहेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप सुनते हैं एफडीआई सबसे अच्छा है। लेकिन जब ज़्यादा सुनना अच्छा है ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि एफडीआई जो आती है वो उसके भारत के अंदर या किसी देश के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करती है एफडीआई के माध्यम से, तो उसको उस देश को छोड़ के जाना या उस कंपनी से आसानी से निकलना आसान नहीं होता है एफडीआई के अंदर। हालांकि जब हम लोग एफपीआई में पढ़ते हैं तो एफपीआई में इस बात की हमेशा स्थिति बनी रहती है कि वो व्यक्ति और संस्था आसानी से निकल सकती है बीच में ही, जब किसी कंपनी को घाटा हो रहा हो तो इस तरह से एफपीआई ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि एफडीआई है। एफडीआई हमको ज़्यादा प्रॉफिट देती है इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है किसी कंपनी के अंदर धारक के रूप में, भागीदार के रूप में। लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इसको बीच में किसी कंपनी को छोड़ने में या किसी देश को छोड़ने में मतलब आसानी होती है, वो आसानी से निकल सकती है। तो इसीलिए एफपीआई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है तुलना में एफडीआई के। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एफडीआई एफपीआई में अंतर हो गया कि क्या अंतर है बेसिक। और जब हम लोग एफपीआई देख रहे होते हैं तो ध्यान देंगे कि ये 10% दोनों के अंदर है। बस देखना क्या है, एक में 10% या अधिक है और जब एफपीआई एक 10% से कम है। और इसी के अंदर हम लोग संस्था भी देखेंगे और व्यक्ति भी देखेंगे कि संस्था इन्वेस्टमेंट कर रही है, शेयर खरीद रही है, या व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है या शेयर खरीद रहा है। तो जब व्यक्ति करेगा तो क्वालिफाइड फॉर इन्वेस्टमेंट होगा और जब संस्था करेगी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होगा कि इंस्टीट्यूट, पूरा संस्था मानी इंस्टीट्यूट शेयर खरीद रहा है 10% से कम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।